गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 केमिस्ट्री में जो चैप्टर 1 है हमारा, उसका जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशंस। लास्ट टॉपिक हमारा शुरू हो गया, इसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं। तो पहले हमें सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बच्चों 7 या 8 टाइप के हमें पढ़ने हैं। उसमें से शुरू के 3 आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सारे एक लेक्चर में नहीं आ सकते, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 12th में भी यही सब है दोबारा से। सॉल्यूशन नाम से एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर। पहला है सॉलिड स्टेट, सेकंड है सॉल्यूशन। तो बहुत डिटेल में हमें पढ़ना होगा एक एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वरना 12th में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। पहला टर्म पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास, दूसरा टर्म पढ़ेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम और तीसरा टर्म पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये सब क्या चीज़ें होती हैं, आइए चलिए समझते हैं इसको और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ सॉल्यूशन आया कहाँ से। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर के 2 पार्ट होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते थे? हैविंग सेम कॉम्पोजिशन। अगर मिक्सचर की कॉम्पोजिशन जो है वो सेम है, कॉम्पोजिशन को ही क्या बोला गया है? कॉन्सेंट्रेशन बोला गया। हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट दी वॉल्यूम। हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट दी वॉल्यूम। और अगर हेट्रोजीनियस है तो कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी। कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम, कॉम्पोजिशन सेम नहीं होगी थ्रू आउट दी वॉल्यूम। थ्रू आउट दी वॉल्यूम यानी पूरे वॉल्यूम में कॉम्पोजिशन सेम नहीं होगी। इसको ऐसे समझ लो जैसे कोल्ड ड्रिंक आपने पी, कोल्ड ड्रिंक की जो कॉम्पोजिशन है यानी टेस्ट है उसका, वो थ्रू आउट दी वॉल्यूम सेम होता है। आप बॉटल लीजिए कोल्ड ड्रिंक के, पहला सिप लेंगे तब भी वही टेस्ट आएगा, उतना ही मिठास होगा यानी उतनी ही शुगर है उसमें, और लास्ट सिप लोगे तब भी उतनी शुगर होगी, उतना ही मिठास होगा, बीच में से कहीं सिप लोगे तब भी उतना ही टेस्ट आएगा। यानी पूरे वॉल्यूम में कॉम्पोजिशन सेम आ रही है, शुगर का अमाउंट सेम आ रहा है। तो कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट दी वॉल्यूम बोल दिया। इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक हमारा क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल है। या एक ऐसा एग्जांपल है, मान लीजिए मम्मी लोगों ने आपको दूध पीने के लिए दिया ग्लास में, है ना, तो ग्लास में दूध में क्या करा? शुगर मिलाई तो शुगर ज्यादा मिल गई तो नीचे बॉटम में वो अनडिजॉल्व फॉर्म में बची रह जाती। कई बार होता है ना सॉलिड फॉर्म में शुगर नीचे रह जाती है, तो ऊपर वाला मिल्क पियोगे तो वो कम मीठा लगेगा। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे मिठास बढ़ती जाएगी, यानी शुगर का अमाउंट बढ़ता गया, कॉम्पोजिशन शुगर की बढ़ती जा रही है। किस में बढ़ती जा रही है? मिल्क में बढ़ती जा रही है। तो हम कहेंगे कि ऊपर शुगर का कॉम्पोजिशन कम है और नीचे शुगर का कॉम्पोजिशन ज्यादा है। सबसे नीचे वाला अगर सिप आप लेंगे बहुत ज्यादा मीठा होगा वो। तो कॉम्पोजिशन ऑफ शुगर इज नॉट सेम थ्रू आउट दी वॉल्यूम, तो वो हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आ गया, कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। इसके बाद आप जानते हैं हेट्रोजीनियस के फर्दर 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं कोलॉइड्स या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं बच्चों सस्पेंशन। दूसरा पार्ट होता है सस्पेंशन। हल्का सा बेसिक बता रहा हूं, है ना, ये बेसिक से आपको आगे क्लियर हो जाएगा। और जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसी का दूसरा नाम होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, या फिर इसको खाली सिर्फ सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यही आपका केमिस्ट्री 12th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर है, अगर सॉलिड स्टेट नहीं हटाते हैं वो तो ये सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक है। तो यही हमें 12th में और डिटेल में पढ़ना है। कोलाइडल स्टेट अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये 12th में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सस्पेंशन नहीं है हमारे सिलेबस में। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है जो हमें पढ़ना है, ट्रू सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन टू ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। तो इसमें याद रखना है कि इनका जो पार्टिकल का साइज होता है सबसे छोटा होता है। पार्टिकल का साइज जो होता है इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। इसमें जो साइज है पार्टिकल का वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में आता है। और इसमें जो बच्चों साइज होता है सबसे बड़ा साइज होता है ग्रेटर देन, साइज इज ग्रेटर देन
1000 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है बता देता हूँ बच्चों। 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, 10⁻⁹ मीटर को 1 नैनोमीटर कहा जाता है। जैसे सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, वैसे नैनोमीटर होता है। तो सबसे छोटा पार्टिकल का साइज इन तीनों में किसका है? ट्रू सोल्यूशन का है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये, और सबसे बड़ा पार्टिकल साइज सस्पेंशन का होता है। तो इनका जो डायमीटर होगा, साइज से यहाँ पर क्या मतलब है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे उनका डायमीटर जो होगा वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। तो यहाँ से हमारा टर्म आता है सोल्यूशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमें आगे जो पढ़ना है, जो मेन टॉपिक है, वो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाता है वो हमें समझना है। तो आइए पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है और कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूं। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्पोजिशन जो वर्ड यूज कर रहे थे, बात एक ही है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कितना सॉल्यूट मिलाया गया है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिलाया गया, तो हम बोलेंगे इट इज द अमाउंट of solute, amount of solute dissolved in particular amount of solvent। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं सर? ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं ये भी अभी बताता हूँ, बस इतना समझ लो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी, एक और गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी मिला दी, एक और गिलास पानी लिया, उसमें 3 चम्मच मिला दिया। तो चीनी जो है हमारी, शुगर जो है वो सॉल्यूट है। तो एक में कम मिलाई है, दूसरे में थोड़ी ज़्यादा और तीसरे वाले में सबसे ज़्यादा मिलाई। तो पहले वाले में 1 चम्मच मिलाई, कॉन्सेंट्रेशन कम है। दूसरे वाले में 2 चम्मच मिलाई, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ गया। तीसरे वाले में 3 चम्मच मिलाई, उसका कॉन्सेंट्रेशन तीनों में सबसे ज़्यादा हो गया। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दिया, 1 गिलास पानी ले लिया, फिक्स हो गया हर बार। और सॉल्यूट जो है वो हमारा एक में 1 चम्मच, एक में 2 चम्मच, एक में 3 चम्मच, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन मिला दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन बोले तो सबसे पहली चीज ये बताना है कि ये मिक्सचर है, दूसरा ये बताना है होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। तो आप जल्दी से बताओ, सॉल्यूशन होमोजीनियस की कैटेगरी में आता है कि हेट्रोजीनियस की? होमोजीनियस की कैटेगरी में आता है। तो आप क्या बोलेंगे? अ सॉल्यूशन इज homogeneous mixture of 2 or more components। A solution is a homogeneous mixture of 2 or more components। सबसे पहली चीज जो याद रखनी है, सॉल्यूशन कौन सी कैटेगरी में आता है? होमोजीनियस की कैटेगरी में आता है। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो इसके कंपोनेंट्स याद रखने हैं। 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कंपोनेंट के हिसाब से जो हमारे सॉल्यूशन है वो कुछ कैटेगरी में डिवाइड किए गए। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन, और एक होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाई का मतलब 2, बाई का मतलब यहां पर जो वर्ड है बाई मतलब डाई से बना है। डाई का मतलब होता है 2, यानी अ सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। 2 कंपोनेंट है, उसमें से एक सॉल्यूट बन जाएगा और एक सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्यूट बनेगा, कौन सा सॉल्वेंट, अभी बताऊंगा आपको। टर्नरी मतलब 3, हैविंग 3 कंपोनेंट्स। क्वाटरनरी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे? 4 कंपोनेंट्स होंगे। तो इस हिसाब से कंपोनेंट के हिसाब से 2 कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट है टर्नरी, 4 है तो क्वाटरनरी, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इन सब में से हमारे सिलेबस में कौन सा वाला है बच्चों? हमारे सिलेबस में कौन सा है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमें बाइनरी सॉल्यूशन के सारे रूल बन रहे हैं। अगर आपने एक बार बाइनरी सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ लिया
तो टर्नरी और क्वाटर्नरी भी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि वही वाले रूल थोड़े से मॉडिफाई करके टर्नरी और क्वाटर्नरी के लिए भी आप लगा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल पे थोड़े से क्वेश्चन इसलिए हमें टफ लगते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइनरी, क्वेश्चन टर्नरी या क्वाटर्नरी से जनरली पूछ लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी वाले ही रूल हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर टर्नरी और क्वाटर्नरी में भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, और हम कौन से सॉल्यूशन की बच्चों बात कर रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बाइनरी मतलब कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक को सॉल्यूट मान लेंगे और एक को सॉल्वेंट मान लेंगे। तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है वो हमें समझना है। पहला है हमारा सॉल्यूट, दूसरा है हमारा सॉल्वेंट। तो बचपन से जो हम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहली डेफिनेशन तो बच्चों वही होगी, कम वाला क्या होगा? सॉल्यूट, और ज़्यादा वाला क्या होगा? सॉल्वेंट। कंपोनेंट प्रेजेंट इन दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस या लेसर अमाउंट। ऐसा कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। और दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड, आगे लिख लेना, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखना आप आंसर बताना मेरे को। मैंने क्या करा? 90 ग्राम ग्लूकोज ले लिया, 90 ग्राम ग्लूकोज ले लिया, और क्या ले लिया? 18 ग्राम वाटर ले लिया, और इन दोनों को आपस में मिला दिया। 19 ग्राम ग्लूकोज लिया और 18 ग्राम वाटर मिला दिया, आपस में मिला दिया, एक होमोजीनियस सोल्यूशन बना दिया। तो मुझे अब आप बताइए इन दोनों में से सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा? सर बहुत ईजी है, आपने बताया कम वाला सॉल्यूट होगा, तो ये 90 ग्राम है, 18 ग्राम है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूट और ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सर अभी आपने बताया कम वाला सॉल्यूट होता है और ज़्यादा वाला सॉल्वेंट होता है। ये गलती नहीं करनी है, यह आंसर हो गया आपका गलत। मास देखकर जज्बाती नहीं होना। यहाँ कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर मास। मास वर्ड तो नहीं यूज करा उसने, मास नहीं बोला बेटा, उसने क्या बोला है? अमाउंट बोला है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिनोटेड बाय मोल्स। मास की बात नहीं कर रहा है। आप मास देखकर जज्बाती नहीं होंगे, बिल्कुल ऑन द मुंह मत गिर जाना, मास देख ले इसका कम मास है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, गलत हो गया। हमें क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकलता है बच्चों? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास से निकलता है। चलो मास कितना दे रखा है ग्राम में? 90 ग्राम। और ग्लूकोज का बच्चों मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो वो होता है 180। खुद से निकाल कर देखना, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज होता है, इसका फॉर्मूला 180 मोलर मास निकाल कर आना, तो ये आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल्स, हाफ मोल्स आ गए। और मैं अगर इसकी बात करूं, वाटर के मोल्स की बात करूं, तो वाटर का मोल्स भी ऐसे ही निकलेगा, कोई नया फॉर्मूला थोड़ी है इसके लिए। मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है? 18 ग्राम। मोलर मास कितना है? 18, कितना आ गया? 1 मोल आ गया। अब बताओ, 1 मोल आ गया, इसका आधा मोल है, इसका पूरा मोल है, तो ये कौन सा अमाउंट है बच्चों? ये है मोर अमाउंट में, ये मोर अमाउंट में प्रेजेंट है, और ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा बच्चों? सॉल्वेंट होगा, और ये क्या होगा? सॉल्यूट होगा। ऐसे डिसाइड करते हैं, ठीक है? मास देखकर जज्बाती नहीं होना है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। इस डेफिनेशन के साथ आप साथ में ये वाला एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक और डेफिनेशन बताता हूं। चलिए एक डेफिनेशन और समझते हैं। मान लीजिए आप क्लास में आए और मेरे सामने एक कांच का गिलास, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है? तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये पानी प्योर वाटर है कि या मैंने इसमें 1 चम्मच नमक मिला रखा है या चीनी मिला रखी, शुगर मिला रखी। तो आप बिना टेस्ट करे नहीं बता सकते, क्योंकि वो आपको क्रिस्टल क्लियर एक वाटर की तरह ही दिखाई दे रहा है।
क्या कहा मैंने, आप क्लास में आए, मेरे पास ऑलरेडी एक ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ था, ग्लास कांच का है तो आपको पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं पूछूं क्या मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई है कि नहीं मिलाई है, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे उसको, आप सिर्फ देख कर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि शुगर आपको दिखाई नहीं दे रही है, यानी शुगर ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। यहाँ पर आइडेंटिटी से क्या मतलब है, फिजिकल स्टेट। शुगर सॉलिड होती है ना, लेकिन अभी सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद पूरा का पूरा पानी ही दिखाई दे रहा है, वाटर ही दिखाई दे रहा है, यानी पूरा सोल्यूशन लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। शुगर का फिजिकल स्टेट सॉलिड था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, यानी उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। तो जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे, यहां से एक और डेफिनेशन आ गई सॉल्यूट सॉल्वेंट की, दैट कंपोनेंट विच लूजेस इट्स आइडेंटिटी विद इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड दैट कंपोनेंट विच मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी विद इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे वो सॉल्यूट है, और जो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखे वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, वाटर प्लस शुगर का एग्जाम्पल लीजिए। वाटर आपको दिखाई दे रहा है, यानी वाटर ने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखी, तो हम लिखेंगे दैट कंपोनेंट विच लूजेस इट्स आइडेंटिटी within the solution is solute। जिसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी सोल्यूशन के अंदर, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। शुगर प्लस वाटर का एग्जांपल दिमाग में रखना है, और यहां कहेंगे दैट कंपोनेंट which maintains its identity within the solution, ठीक है। ऊपर वाली डेफिनेशन भी ठीक है, कम और ज्यादा वाली, लेकिन जरूरी ना हर बार कम और ज्यादा ही, और ये हर जगह काम नहीं आती, थोड़ा अपडेटेड वर्जन हमें चाहिए सॉल्यूट सॉल्वेंट का। तो अपनी जो आइडेंटिटी लूज कर दे वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। जो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखे वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और यहां पर आइडेंटिटी से हमारा मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का मतलब है बच्चों फिजिकल स्टेट, यानी सॉलिड है तो सॉलिड नहीं रहा। शुगर सॉलिड था लेकिन सोल्यूशन के बाद जाने के बाद वो भी लिक्विड जैसा ही अपीयर हो रहा है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। अगर हम अब देखो हमने क्या कहा, कम वाला सॉल्यूट ज़्यादा वाला सॉल्वेंट, अगर हम दोनों बराबर मिला दे तब कैसे पहचानोगे? तो तब भी हम इसी कॉन्सेप्ट से पहचान सकते हैं। अगर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है, जैसे 1 ग्लास पानी लो और 1 ग्लास अल्कोहल लो, दोनों को आपस में मिला दो, तो कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट? 1 ग्लास का मतलब इक्वल अमाउंट, यानी मान लो 1 मोल वाटर लिया और 1 मोल अल्कोहल लिया, दोनों को मिला दो आपस में, तो वो जो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। जैसे 1 ग्लास पानी लो, 1 ग्लास दारू लो, 1 ग्लास पानी में 1 ग्लास दारू मिलाएगा बेटा, तो क्या बनेगा, 2 ग्लास पानी बनेगा कि 2 ग्लास दारू बनेगी? 2 ग्लास दारू बनेगी। तो किसने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करी, दारू ने, यानी अल्कोहल ने। तो जिसने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करी वो सॉल्वेंट, यानी अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया। पानी ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, 2 ग्लास पानी तो नहीं बनता ना, 2 ग्लास दारू बनती, तो पानी ने आइडेंटिटी लूज कर दी तो वो सॉल्यूट हो गया। अल्कोहल यानी दारू ने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखी तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। इस तरीके से हम पहचानते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, 12th क्लास में आप आएंगे तो मैं डिटेल में बता दूंगा। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, आगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो मैं 12th क्लास की ही जो मेरी वीडियो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, क्योंकि हमें 12th में भी दोबारा एज इट इज़ पढ़ना होता है, तो 12th लेवल का थोड़ा सा पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, 12th में आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप कहाँ ढूंढते फिरोगे इतनी सारी वीडियोज़ में मेरी 12th क्लास की वीडियो, तो मैं इसी में अब आगे जो पढ़ाऊँगा वो मेरी पुरानी 12th क्लास वाली ही वीडियो होगी। उसमें ऑडियो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी पुअर है क्योंकि वो शुरू के वीडियोज़ थे, तो उसको छोड़ देना, मतलब उसको ज़्यादा नज़रअंदाज कर देना थोड़ा सा, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और साथ में मैंने आपको एक डीपीटी भी दी है, डीपीटी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा, उस डीपीटी को सॉल्व कीजिएगा। आगे की क्लास आप पूरी 12th वाली पढ़ेंगे। तो
तो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, वो कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। कॉन्सेंट्रेशन पहले मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ कितने टर्म हमें पढ़ने हैं, 9 टर्म्स पढ़ने, इनको अलग से लिख लेना आप। एक वेट बाई वेट परसेंटेज है, यानी ऊपर भी मास है नीचे भी मास है। ठीक है, एक है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, फिर होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन होता है, मोलैरिटी आर है इसमें, मोलैरिटी आर फॉर रॉकेट, मोलैरिटी है नॉर्म, फिर है मोलैलिटी, ला है इसमें, ला मोलैलिटी, फिर है नॉर्मेलिटी, फिर आता है ppm जिसको हम पार्ट्स पर मिलियन के नाम से भी जानते हैं, और फिर आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि 12th में जो आपका लैब मैनुअल आप बनाएंगे उसमें जब टाइट्रेशन करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ निकालने के लिए पूछा जाएगा। और वाइवा में भी एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ सर किया था, क्या निकाला, स्ट्रेंथ निकाला, फार्मूला बताओ तो ज़रा स्ट्रेंथ का, और मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है वो बताओ तो ज़रा। वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें क्या होता है इसमें से कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी कुछ में टेम्परेचर पे इफेक्ट, टेम्परेचर इन पे इफेक्ट डालेगा, कुछ पे टेम्परेचर इफेक्ट नहीं डाल सकता, नो मैटर उसमें कितना भी चेंजेस किया जाए या कुछ भी लिया जाए। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कैसे पहचानते हैं, वॉल्यूम से पहचानते हैं। जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम ना आए, जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम ना आए वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गई। तो देखते हैं सबसे पहले मास बाय मास, इसमें दोनों चीज़ें मास हैं, वॉल्यूम आया ही नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया। मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया तो ये डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें तो जिंदा वॉल्यूम आ गया तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इधर आ जाएगा क्योंकि इसमें मोल ही मोल होते हैं और कुछ नहीं होता है, और मोल जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। फिर इधर आ जाओ मोलैरिटी, मोलैरिटी अभी हम पढ़ेंगे, मोलैरिटी अभी हम पढ़ेंगे, उसमें वॉल्यूम आता है बच्चों। ठीक है, ये L है और मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। फिर आ गया मोलैलिटी, मोलैलिटी में नहीं आता है वॉल्यूम तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया। मोलैलिटी बच्चों, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं। फिर आ गया हमारा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और फिर ppm आ गया, ppm में मास ले लेते हैं जनरली, तो ppm आ गया। और स्ट्रेंथ आ गई इधर, तो स्ट्रेंथ जो है हमारा, स्ट्रेंथ जो है उसमें वॉल्यूम आता है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, ठीक है, ये सब मास है, ये मोल है, ये भी मास और मोल वाला आ गया, ये भी मास वाला, ठीक है। ये हमारे जो टोटल 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें पढ़ने हैं, इन सब के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और इनके आपस में 12th लेवल का पढ़ना है। आप चाहे 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो हिला नहीं पाओगे अगर ये सब चीज़ें नहीं आती। और सीधे सीधे यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ईजी है, समझ में आ जाएगा, बस आप लास्ट तक लेक्चर देखते रहिए। तो बच्चों सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आज का हमारा वो है मास बाय मास परसेंटेज, यानी जिसको हम शॉर्ट में W/W से भी डिनोट करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मास बाय मास परसेंटेज, या परसेंटेज बाय मास भी इसको बोलते हैं। शॉर्ट में इसको जो न्यूमेरिकल में आपको दिखाई देगा वो W/W के इस टर्म में दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चले जाते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, देखो परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, एग्जाम में आपके मार्क्स आए तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपका केमिस्ट्री का ही एग्ज़ाम हुआ, आउट ऑफ 100 या मान लीजिए आउट ऑफ 150 आपके 100 मार्क्स आ गए, तो आपको परसेंटेज निकालनी है कि कितने % मार्क्स आए। तो आप क्या करेंगे, टोटल मार्क्स नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स इनटू 100 कर देंगे। तो वही परसेंटेज निकालने का पूरी दुनिया में एक ही फार्मूला है, टोटल थिंग और ऊपर जितनी थिंग आपको दी गई है और नीचे टोटल से उसको डिवाइड करो और इनटू 100 कर दो। तो परसेंटेज बाय मास क्या होगा, परसेंटेज बाय मास क्या होगा, W/W% क्या होगा, मास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो भी बच्चों आपको मास दे रखा है, और नीचे क्या लिखेंगे आप, टोटल। टोटल में क्या आ जाएगा, टोटल में सॉल्यूट आएगा कि सॉल्वेंट आएगा, दोनों आ जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन जाता है बच्चों, सोल्यूशन बन जाता है। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100,
जनरली मास आपको ग्राम में दिया होगा, अगर केजी में भी दिया हुआ है तो ये याद रखना सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के मास की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 ग्राम में रखा और 1 केजी में रख दिया, दोनों ग्राम में रख दिए कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट तो हो ही जाने वो लास्ट में। दोनों केजी में रख दिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिलीग्राम में रख दिए कोई दिक्कत नहीं, यूनिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा सिस्टम आ गया। टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। और याद रखना परसेंटेज जो होती है, परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100 में ही से तो निकालते हो। एग्जाम में जो परसेंटेज आपकी कैलकुलेट की जाती है आउट ऑफ 100 ही तो होती है, ऐसा तो नहीं किसी की 110% आ गई, ऐसा तो नहीं होता है ना। आउट ऑफ 100 यानी परसेंटेज मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 100 जा सकती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम। मान लीजिए अगर कोई बोल दे हमें 10% W/W सोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर। ये एग्जाम्पल की बच्चों हेल्प से समझना, क्यों? क्योंकि आगे जब हम मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ेंगे ना तो ये एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी और मोलैलिटी में ऐसे बोल देंगे 10% W/W सोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर है, कैलकुलेट मोलैलिटी। तो इस छोटी सी लाइन से, ये आपको न्यूमेरिकल्स में लिखी हुई दिखेगी, इस छोटी सी लाइन से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इस लाइन का मतलब ये हो गया कि 10% और टोटल परसेंटेज कितनी ले रखी है? 100। तो टोटल ग्राम, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना मान लो? हमेशा 100 ग्राम। जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन हमेशा कितना मान लेंगे? 100 ग्राम। तो टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम है और उसमें NaH बच्चों कितना है? NaOH यानी सॉल्यूट बच्चों कितना है? 10% है। तो 100 ग्राम का 10% निकालो तो कितना आएगा? 10 ग्राम आएगा। इसका मतलब ये हो गया 10 ग्राम NaOH। 10 ग्राम NaOH है तो ये सॉल्यूट हो गया, बचा हुआ क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। टोटल 100 था, उसमें से 10 NaOH है तो वाटर कितना बचा? 90 बचा। ठीक है, 10 ग्राम NaOH इज dissolved in 90 ग्राम वाटर टू मेक टोटल सोल्यूशन बच्चों कितना माना था हमने? टोटल कितना हो जाएगा? 90 + 100 टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों देखो, इस छोटी सी लाइन से हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने को मिली। 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। यहाँ पर मास परसेंटेज निकालनी है। क्या क्या दे रखा है? बेंजीन और CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम ऑफ CCl4 है। तो सबका मास लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या क्या गिवन है? मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है? 22 ग्राम। मास ऑफ CCl4 कितना दे रखा है? 122 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम तो कितना हो गया? 144 ग्राम। चलो W/W निकालना है। मास परसेंटेज W/W ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे? जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर लिखेंगे। तो मास ऑफ बेंजीन ऊपर लिखा जाएगा, ये याद रखना। इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ बच्चों को। और टोटल मास नीचे लिखा जाएगा और इनटू 100 कर देंगे। तो मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है? 22 अपॉन टोटल कितना हो गया? 144 इंटू 100। तो देख लेना 84 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। ये हमारी पहली आ गई। और जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या लगाना है आपको? परसेंट। यूनिट तो होती नहीं, कोई मीटर, किलोमीटर, केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर कुछ नहीं लिखना है, बस क्या लिखना है? परसेंटेज। याद रखना बोर्ड में यूनिट ला लिखने के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो मार्क्स मत कटवा के आना, फ्री के। ये हमारा वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन हो गया, इसको नोट कर लेना आप। अब हम किसका निकालेंगे? वेट परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालेंगे। तो CCl4 का वेट परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो मास ऑफ CCl4 ऊपर लिखा जाएगा अपॉन टोटल मास नीचे लिखा जाएगा। जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मास हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो इसका कितना दे रखा है? CCl4 का बच्चों मास कितना दे रखा है? देखो 122 ग्राम।
और टोटल कितना आ रहा है 144। इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आपका आंसर आएगा उसके आगे परसेंटेज लिख देना है आपको। तो आइए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं वेट परसेंटेज पे। क्या दे रखा है 11 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में अलग क्या है, देखो हमें चाहिए कि मास दोनों साइड, सॉल्यूट का मास चाहिए, सोल्यूशन का भी मास चाहिए, और यहाँ पर क्या दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो जब भी वॉल्यूम दे रखा होगा तो और चाहिए क्या है मास, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से कन्वर्ट करवा देंगे, किस में मास में कन्वर्ट करवा देंगे। तो लिख देते हैं हम मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया कितना दे रखा है 11 ग्राम, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है कितना 500 ml। तो ये हमारा यूरिया का मास परसेंटेज निकालना है, तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन के लिए चाहिए, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगवा देंगे। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो उसको याद कर लीजिए। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास क्या आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी की यूनिट क्या है, देखो 1.1। बेटा यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अभी बताता हूँ कैसे। 1.1 ग्राम पर ml दे रखा है और वॉल्यूम बच्चों कितना दे रखा है 500 ml दे रखा है। तो ml से ml कैंसिल आउट हो गया, है ना। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 1.1 की 500 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 550 और बचा क्या ग्राम बचा। मास ऑफ सोल्यूशन, ये क्या आ गया हमारा मास ऑफ सोल्यूशन। अब जल्दी जल्दी में गलती क्या होती है, एक तरफ ml में दे रखा होता है और एक तरफ लीटर में दे रखा होता है, या cc में दे रखा होता है, या डेसीमीटर क्यूब में दे रखा होता है। तो यूनिट कन्वर्जन कर लेना, सेम यूनिट में लेकर आ जाना उनको, तभी आगे चल के कैलकुलेशन करना, वरना गलत ही आंसर आएगा। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। तो हम क्या निकाल रहे हैं, मास परसेंटेज निकाल रहे हैं ऑफ यूरिया, यूरिया के लिए निकाल रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, यानी W/W। तो क्या लिखेंगे ऊपर, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास जितना दे रखा होगा अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, और इनटू 100 करना पड़ेगा, हमें इनटू 100 करना पड़ेगा। इसको मैं हटा देता हूँ सर, ये साफ़ कर दो, ये हमने साफ़ कर दिया। इनटू 100 हो गया। मास ऑफ यूरिया देखो कितना दे रखा है, कहाँ गया 11 ग्राम, 11 ग्राम। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना आया 550, इनटू क्या करना है 100 करना है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे 50, 100 अपॉन 50, 2%। परसेंटेज का साइन ज़रूर लगा देना, आधे से ज़्यादा बच्चों का परसेंटेज का साइन ना लगाने की वजह से न्यूमेरिकल में कट जाता है नंबर, ठीक है। तो 2% हमारा आंसर आ गया। ये हमारा मास बाय मास परसेंटेज के कुछ एग्जाम्पल थे। अब मैं क्या करता हूँ, आपको वॉल्यूम परसेंटेज का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज है, उसकी तरफ को चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। V बाई वी से इसको डिनोट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, पिछली बार मास का परसेंटेज निकाला था, इस बार वॉल्यूम का निकालना है। तो ऊपर भी वॉल्यूम रख दो, नीचे भी वॉल्यूम रख दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर जनरली ये बताया जाता है कि ml में रखो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दिख रहा है कि ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट से वॉल्यूम की यूनिट कैंसिल आउट ही हो जानी है, सेम होनी चाहिए। ये ml में है वॉल्यूम तो ये भी ml में होना चाहिए, ये लीटर में है तो ये भी लीटर में होना चाहिए, ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही होना चाहिए। अब बताओ ये जो इसमें वॉल्यूम आ गया तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और परसेंटेज है तो आउट ऑफ, percentage is always calculated out of, always calculated out of 100, out of 100 कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे वो बोलते हैं 15% V बाई वी, 15% V बाई वी HCl सोल्यूशन, है ना। 15% V बाई वी HCl सोल्यूशन, लिक्विड HCl ले रखा है हमने यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ हमारा
इस लाइन से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये लाइन तुम्हें किसी न्यूमेरिकल के बीच में लिखी हुई दिखाई देगी, तो इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, आउट ऑफ 100 निकालते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमेशा कितना मान लो, 100 ml मान लो। तो 100 ml का कितना परसेंट HCl है, 15%। तो 100 का 15% बच्चों कितना निकल कर आएगा, 15 निकल कर आएगा। इसका मतलब 15 ml में ले रहा हूँ, ठीक है। मैं 15 ml क्या है, HCl इज डिजॉल्व्ड इन, किस में डिजॉल्व किया गया है, सॉल्वेंट में। कितना होगा वो 15, 100 में से 15 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 85 ml ऑफ वाटर। वाटर मान लिया, सॉल्वेंट नहीं दे रखा है, वाटर मान लिया। टू मेक, टोटल सोल्यूशन कितने ml का बनेगा बताओ, टू मेक, दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना बन रहा है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना सीखो। 11th के बच्चे हो आप तब भी, 12th के हो तब तो बहुत ज़्यादा सीखो, क्योंकि ये लाइंस आपको बोर्ड में न्यूमेरिकल के बीच में लिखी हुई दिखाई देंगी। तो इनसे हम ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का निकाल दिया, और पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल दिया, इन 4 वर्ड से हमने सिर्फ, ठीक है। अब क्या देखना है यहाँ पर, पिछले वाले में भी आप लिख देना, यहाँ पर भी बता देता हूँ। ये कब यूज़ होता है, व्हेन solute and solvent, when both solute and solvent both are liquid। बच्चों वॉल्यूम हमेशा लिक्विड का ही तो जनरली निकालते हैं या फिर गैस का निकालते हैं। तो हम लिक्विड सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हमने मान लिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, लिक्विड हैं, तो वहाँ पर V/V लगाएंगे। मास बाई मास कब लगाएंगे, दोनों क्या हो, सॉलिड हो। लिक्विड के केस में वॉल्यूम वाला केस ले लेते हैं जनरली हम। चलो आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, वॉल्यूम परसेंटेज का क्वेश्चन। 10 ml अल्कोहल है, 10 ml अल्कोहल है, 110 ml वाटर में मिला हुआ है। टोटल सोल्यूशन जो बन रहा है उसके अंदर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है अल्कोहल का इन वाटर सोल्यूशन, ठीक है। अल्कोहल इन सोल्यूशन लिख लेते हैं इसमें आगे, अल्कोहल का सोल्यूशन में निकालते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना है, 10 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है बच्चों, 110 ml। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया बच्चों, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया, 110 + 10, 120 ml, है ना। तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज किसका, अल्कोहल का। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालेंगे इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना दे रखा है, 10। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना निकाला है, 120। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 100/12, और जो भी आएगा आंसर उसके आगे परसेंटेज का साइन लगाना। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, दोबारा से समझ लो। अल्कोहल का वॉल्यूम दे रखा है, वाटर का वॉल्यूम दे रखा है, दोनों को जोड़ दिया तो सोल्यूशन, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन बन गया। और ये फार्मूला लगाकर हमने वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अल्कोहल को वॉल्यूम रख दिया 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना लिख रहा था, 120, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आंसर आएगा उसके आगे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इन ml इज रिक्वायर्ड टू मेक 10% इथेनॉल इन वाटर सोल्यूशन यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर इथेनॉल। लैंग्वेज में थोड़ा घुमावदार लग रहा है, मैं समझाता हूँ, बहुत ईजी है, घबराओ मत, भाई आया है सब बता के जाएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इन ml इज रिक्वायर्ड, ये कह रहा है कि एक सोल्यूशन बनाना है किस किस का, इथेनॉल का और वाटर का। किस किस का बनाना है सोल्यूशन, इथेनॉल का बनाना है प्लस वाटर का बनाना है, ठीक है। इथेनॉल कितना दे रखा है, 10 ml, और वाटर कितना मिलाना है, मान लिया x ml, और ये पूरा मिलकर कितना होना चाहिए, जितना भी होगा वो बन जाएगा। लेकिन ये क्या बता रहा है, दोनों चीज़ें बता दी उसने कि 10 ml हमारा प्योर इथेनॉल है, और अब बनाना भी कितना है, 10% इथेनॉल बनाना है, ठीक है। तो इसका सीधे भी आंसर निकल सकता है। परसेंटेज मैक्सिमम कितनी लेनी चाहिए, 100 लेनी चाहिए। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना ले लेंगे, 100 ml ले लेंगे। उसका 10% इथेनॉल है, तो 100 का 10% कितना आया, 10 आया,
10 ml है ना, और बचा हुआ 90 ml क्या हो गया, वाटर हो गया। तो आंसर यहाँ से हमारा क्या आना चाहिए, 90 ml वाटर आना चाहिए। वही तो पूछा, अमाउंट ऑफ वाटर पूछा, लेकिन नहीं, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, नंबर भी तो चाहिए एग्जाम में, तो हम इसको पूरा ठीक से करके दिखाएंगे। ठीक है, ठीक से कैसे करेंगे, आंसर में लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर ही तो पूछा है तो x ml मान लिया बच्चों, है ना, और वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल बच्चों कितना दे रखा है, 10 ml दे रखा है। तो बच्चों टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, x प्लस 10 ml हो गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों कितना हो गया, x प्लस 10 ml, x प्लस 10 ml, है ना। अब वॉल्यूम परसेंटेज निकाल देते हैं, v बाई वी परसेंट, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल, 10 रख दिया। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आया, x प्लस 10 आया। कैसे पता लगा बच्चों, वाटर प्लस इथेनॉल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को जोड़ दोगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, और इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, उसकी 100 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो अब क्या करना है, परसेंटेज की जगह पर 10% रखो, क्योंकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये 10% दे रखा है, तो ये 10% हो गया। और इसकी हम 10 अपॉन x प्लस 10 और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 10 यानी कि 90 ml। 90 ml हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू, यानी अमाउंट ऑफ वाटर 90। स्टार्टिंग में ही बताया था, सीधे कर सकते थे। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा डेंसिटी वाला फंडा घुमा दिया है। हमने क्या करा, 15 ml लिक्विड ग्लूकोज लिया, उसको मिक्स किया वाटर में और एक सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन का मास दे रखा है, जबकि हमें क्या चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जबकि दे क्या रखा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मास। तो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये किसके बराबर होगा, मास अपॉन डेंसिटी के बराबर होगा। मास भी दे रखा है आपको, डेंसिटी भी दे रखी है। मास कितना दे रखा है बच्चों आपको, 550 दे रखा है। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.1 दे रखी है। यूनिट चेक कर लेना, दोनों में, दोनों ग्राम में आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इसका आंसर निकाल देंगे, वॉल्यूम आपका निकल कर आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह पर वो रख देंगे। सॉल्यूट का वॉल्यूम आपको दे रखा है 15 ml, और दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका होमवर्क है, आपको क्वेश्चन करना है ये खुद से। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मास बाय वॉल्यूम। पिछले वाले दोनों या तो मास के टर्म्स में था या वॉल्यूम के टर्म्स में, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मास बाय वॉल्यूम। सॉल्यूट का मास लिया जाता है और वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन के लिया जाता है। ये फार्मूला कहाँ पर यूज़ होगा, ये फार्मूला जब यूज़ होगा व्हेन सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। हो सकता है सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट लिक्विड है, जैसे शुगर को पानी में मिला दो, शुगर सॉलिड है, पानी लिक्विड है। इस तरीके के केसेस में हम ये वाले क्वेश्चन ये वाले अप्लाई करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, ऊपर मास लिया जाता है और नीचे वॉल्यूम। मास किसका लिया जाता है, सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका लिया जाता है, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का पूरा लिया जाता है। और ये इसमें चूँकि वॉल्यूम आ गया है तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और ये पूरा आउट ऑफ 100 निकाला जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। 15 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल, 15 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल इज dissolved in 500 ml water to make a solution. Find out mass by volume percentage of ethylene glycol। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। मास, ऊपर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना है, 15 ग्राम है।
वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा है 500, इसको सोल्यूशन मान लेते हैं हम, डिजॉल्व्ड इन 500 ml सोल्यूशन, वरना फिर वाटर से सोल्यूशन नहीं बना पाएंगे ना। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों कितना दे रखा है 500 ml दे रखा है, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये कितना होगा 15 ग्राम अपॉन 500 इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारा एथाइलिन ग्लाइकॉल 15 ग्राम, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों कितना दे रखा है 500 इंटू 100। जो भी आपका आंसर निकल कर आएगा यहाँ से कर ही देते हैं 3 आ गया, उसके आगे कौन सा सिंबल लगा देना है, परसेंटेज का सिंबल लगा देना है, तो ये 3% है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों वो हमें ये पढ़ना है कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा रिलेशन है, बस इसको याद कर लो। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास अपॉन मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी दोनों केसेस में आपको एक ही काम करना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप खुद भी बना सकते हैं, ये देखिए इधर वॉल्यूम है इधर मास है, इस मास को जब वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई में आगे खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर देखो क्या करना है, इस मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो इस मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो डेंसिटी खुद ब खुद मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं, मान लीजिए हमें क्या दे रखा है 15% W/W NaOH solution, 15% W/W NaOH solution, find out W/V। W/V आपको निकालना है और मान लीजिए डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। सिंपल है, गिवन क्या है आपको W/W परसेंटेज आपको गिवन है, कितना दे रखा है बच्चों 15%। कैलकुलेट क्या करना है आपको W/V परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है ना। और डेंसिटी आपको दे रखी है, तो सीधा फार्मूला है, सीधा सा फार्मूला है W/V परसेंटेज आपको निकालनी है। W/W परसेंटेज में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो W/W आपको कितना दे रखा है, W/W आपको दे रखा है 15 और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.1। जो भी आंसर आएगा उसको आप निकाल देंगे और परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर देंगे।